हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सोशियोलॉजी का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं और इस वीडियो में आप लोगों को मैं कॉपी लिखना भी बताऊंगा। लाइन पूरी कॉपी लिखकर लेकर आया हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग कॉपी कैसे लिखेंगे, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है स्टूडेंट, और बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी कैसे लिखेंगे। लाइक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सभी को लिखकर मैं कॉपी में लेकर आया हूं। और एक टॉपर बच्चा जो समाज शास्त्र की कॉपी लिखता है उसी तरीके को आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट। ये समाज शास्त्र का पेपर है और ये पेपर पूरा मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर दूंगा और वो मैं दिखाऊंगा कॉपी में आपको, ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर रहेगा। आप लोगों का 8 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का पेपर है और उसमें इस तरह से कॉपी लिखोगे जो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं तो आपका 95% समाज शास्त्र में बिल्कुल पक्का होगा। एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा स्टूडेंट। और हमारा इस समय जो है सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, हर एक सब्जेक्ट का कॉपी के साथ में, यानी मैं कॉपी पूरा लिख कर लेकर आता हूं। और एक जो पेपर होता है, जैसे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में पेपर सॉल्व करोगे उसी तरीके से मैं वीडियो में सॉल्व कराता हूं, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखिए और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 2025 का ये पेपर है समाज शास्त्र का। 8 मार्च को आप लोगों का पेपर है समाज शास्त्र का और उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको कॉपी लिखना आना चाहिए, पेपर को पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो 99 AP पेपर कोड है। अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर देखें अनुक्रमांक मैंने लिख दिया है। नाम रहेगा, नाम जैसे कि आपका जो नाम होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, अपना अनुक्रमांक यहाँ पर लिख दीजिएगा। पूर्णांक आप लोगों का समाज शास्त्र का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा हल करने के लिए, यानी पेपर को 3 घंटा हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को अच्छे से, यानी ये पेपर जो भैया इसको अच्छे से 15 मिनट जरूर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। उसके बाद में निर्देश को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया कि निर्देश को पढ़ना क्यों जरूरी है, यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख दिया हुआ है। दूसरा में देखिए कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक शब्द सीमा 50 शब्द है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। यानी ये प्रश्नों का वो है कि आपको कितने, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और कितने में आपको उसका आंसर यानी उत्तर लिखना रहेगा, तो इस वीडियो में बताया गया है। तो इसी को फॉलो करते हुए आपको राइट आंसर लिखना है और उतने शब्दों में। तो इस तरीका को मैंने वीडियो में लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पेपर ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉपी का फर्स्ट जो कवर पेज होता है उसको कैसे भरेंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट। यदि आप ये जो जानकारियाँ इसमें कवर पेज में नहीं भरेंगे तो आपकी पूरी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। ये केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, केंद्र का मोहर रहेगा। 28 पृष्ठ आपका कवर सहित रहेगा कॉपी। इंटरमीडिएट परीक्षा का है, हाई स्कूल का होता तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होता, ठीक है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। यानी पेपर देने गए हैं आप तो आपको ये सारी जानकारियां अच्छे से, यानी एक एक चीजें देखकर और बहुत ही शांत से भरना पड़ेगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये अंकों में लिखा गया है। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में 6 7 8 3 5 2 1 3 2 7 कॉमा लगाते हुए इस तरह से लिख दीजिएगा। विषय क्या है आप लोगों का समाज शास्त्र, इस तरह से समाज शास्त्र लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र केवल पहले क्या होता था, 2 पेपर होता था, यानी एक पेपर का 2 भाग होता था तो वो 2 पेपर होता था, लेकिन अब केवल एक ही पेपर में हो जाता है। प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक यानी पेपर कोड। पेपर कोड क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए 999 AP 900, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये देखिए 999 AP, ठीक है। परीक्षा का दिन आपका 8 मार्च को पेपर है, शनिवार है उस दिन, ठीक है। परीक्षा का तिथि 8/3/2023 यानी 8 मार्च जो कि 2025 को पेपर है, द्वितीय पाली में होगा क्योंकि इंटरमीडिएट का द्वितीय पाली में ही होता है पेपर। उसके बाद में केंद्र का नाम,
स्टूडेंट, केंद्र का नाम बेसिकली कहने का अर्थ है कि जहाँ पर आपका सेंटर गया, जैसे लड़कों का सेंटर जाता रहता है, यानी अलग अलग स्कूलों में जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक रैंडम स्कूल का नाम ले लिया कि पंडित शीतला शरण स्मारक इंटर कॉलेज, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। जहाँ पर आपका सेंटर गया होगा वहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, और परीक्षा का दिन लिखना पड़ेगा, परीक्षा कक्ष यानी किस रूम में आप बैठे हुए, तो 2 नंबर मैंने लिख दिया है। दिनांक यहाँ पर लिख दीजिएगा 8/3/2025, 8/3/2025 यानी जिस दिन आपका पेपर है, ठीक है। तो ये जानकारियां जो है आपको भरनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। तो इतना समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कवर पेज होता है जो आप लोगों को भरना होता है, और हर एक सब्जेक्ट में आपको कवर पेज भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आ चुका है आप लोगों का कॉपी, ठीक है। कॉपी कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि मैंने दिखाया, इसी तरीके से थोड़ा बड़े में कॉपी रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए बोर्ड एग्जाम में जो आपको पेन यूज करना मैं आपको बताना चाहूँगा, दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए, ये आपका 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक आपका ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक स्केच, एक आपका जो है ब्लैक पेन, और एक पट्टी। अब आप लोग कहेंगे कि ब्लैक स्केच का इसमें क्यों प्रयोग होता है, तो देखिए ये जो अंडरलाइन होती है ना स्टूडेंट, ये वाली, ठीक है, इसी को हम ब्लैक स्केच से पट्टी की सहायता से इसको खींचते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करते हैं, ताकि दिखने में आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत ही अच्छे से है। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे ही पेपर सॉल्व कीजिएगा और कॉपी में इसी तरीके से लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, पेपर में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो मैं रेगुलर वीडियो हर एक सब्जेक्ट पर, जो आर्ट के हमारी स्टूडेंट हैं उनके मैं पूर्ण रूप से इस चैनल पर तैयारी कराता हूं। तो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, बहन है, जो आपके क्लास में आर्ट सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आर्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, तो उनको वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि उनको भी हेल्प हो और उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो कैसे आप लोग कॉपी में लिखेंगे, चलिए दिखा देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, राइट आंसर पता है, तो पहले का डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां पर आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या मैंने लिख दिया है 1, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया है। डी वाला राइट आंसर था, उसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, तो वो आपका सम समूह हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ए सम समूह बिल्कुल राइट आंसर लिख दिया है, ठीक है। उसी तरीके से आपका टोटल 10 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, और जो कि पूरे बुक से लिए जाते हैं, यानी पूरी बुक से कहाँ से पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है। इसीलिए स्टूडेंट मैं कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा ही, अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप लोग स्टूडेंट 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 100% स्टडी पर ध्यान दोगे तभी आप सफल हो पाओगे, और तभी आपका जो टारगेट है 95% का वो पूरा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है, तो एडम स्मिथ हो जाएंगे, जो कि तीसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, तीसरे का डी राइट आंसर मैंने लिख दिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो आंसर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1850 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1850 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1850 बी वाला, यानी जो ऑप्शन आपका सही है उसी को इसी तरीके से लिखने के तत्पश्चात, और ये याद रखिए कि 2 लाइनों यानी 2 या 3 लाइनों का गैप जरूर रखिए, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और साफ साफ दिखे, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन कि भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है, तो देखा जाए तो इनमें से सभी भारत की में महिलाओं की समस्या है उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव, ये सभी भारत की महिलाओं की प्रमुख समस्या है, तो इसमें भी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दूसरा इस तरह से दिखा देता हूं स्टूडेंट, ठीक है। यानी दोनों साइडों में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है, और इस पर यानी ये जो स्केच स्टूडेंट, इससे आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, एक प्रकार से डंडी को खींच लीजिएगा, इसको हम डंडी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पटरी की सहायता से इस तरह से आप लोग डंडी को खींच लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप लिख देंगे तो इससे जो भी राइट आंसर होगा आप इसी के अंदर लिखेंगे, इसी बॉक्स के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय नहीं है, तो इनमें से भीड़ जो हो जाएगा स्टूडेंट, ये समुदाय नहीं है। अब देखिए समुदाय कैसे नहीं, मान लीजिए कि कोई शादी या कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो शादी में भैया कई प्रकार के लोग, कई समुदाय के लोग आते हैं, ठीक है। भीड़ में भैया कोई अकेला तो नहीं होता, दूर दूर से लोग आते हैं देखने भीड़ या एक्सीडेंट को, ठीक है, तो उसको भीड़ कहते हैं, जो कि एक समुदाय नहीं है। बाकी
हिंदू, जनजाति, मुस्लिम, ये सब समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो 6 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटिंग से लिखा गया है। पूरी कॉपी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पूरी कॉपी और एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है और आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद में ये हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवाद के उदय का घनिष्ठ रूप से संबंध है। तो इनमें से भैया राष्ट्र राज्य हो जाएगा, जो कि 7वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए करेक्ट आंसर लिख दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कौन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इनमें से ग्राम पंचायत हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो 8 नंबर का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा में रजत का अर्थ, यानी यहाँ पर रेयत हो जाएगा स्टूडेंट, रजत लिख दिया गया है। रेयत का अर्थ कृषक होता है, तो वो आपका तेलुगु हो जाएगा, जो कि 9 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10 और हमारा आखिरी बहुविकल्पीय प्रश्न समाजशास्त्र का, कि भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया। तो भारत में उदारीकरण जो अपनाया गया माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1990 में भारत में उदारीकरण अपनाया गया था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या का बी राइट आंसर 1990 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर राइटिंग सबसे ज़्यादा अहमियत करती है, राइटिंग आपकी अच्छी है। देखिए मैं बात करूँ स्टूडेंट कॉपी में, ठीक है, तो कॉपी में एग्जामिनर देखता है राइटिंग, ठीक है, आपके लिखने का तरीका, ठीक है, और तीसरा देखता है स्टूडेंट आपका एक प्रकार से क्वेश्चन का आंसर को किस तरह से प्रेजेंट किया है, ठीक है। 3 चीज़ें आपके कॉपी में एग्जामिनर देखता है और ये तीनों चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड आपको मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ये पूरी कॉपी लिख कर लेकर आया हूँ, बहुत ही मेहनत लगता है स्टूडेंट, तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए स्टूडेंट, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, इसमें 2 पेज है, ठीक है, एक मैं निकाल देता हूँ, हाँ ये देखिए, ठीक है, ये पेपर है और सेम टू सेम मैं बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, तो सेम टू सेम आपका 8 मार्च को पेपर है यूपी बोर्ड एग्जाम में समाजशास्त्र का, सेम टू सेम 100% ऐसे ही पेपर आने वाला है, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। इसमें क्या है, सिर्फ फर्क इतना होगा कि प्रश्न चेंज होगा, ठीक है, वो एग्जामिनर अपना भैया प्रश्न देगा, ठीक है। और मैं जितना भी तैयारी कराता हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 10 क्वेश्चन होता है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था माय डियर स्टूडेंट कि आपको निर्देश पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने निर्देश को पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अब यहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना रहेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 25 शब्दों में इसका आंसर हमें देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, डंडी को हर एक पेज में, यानी चाहे आप ये वाला पेज हो, ठीक है, चाहे आपका ये पीछे वाला पेज हो, दोनों में आप लोग डंडी को खींच लीजिएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 लिख दिया है मैंने, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और पटरी की सहायता से स्टूडेंट जब भी आप लोग हेडिंग लिखिएगा, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा ब्लैक पेन से, देखिए ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिखिएगा और जो अंडरलाइन कीजिएगा स्केच से कीजिएगा, ठीक है, हल्का स्केच, दोनों साइड दिखे ना, ठीक है। ये 3 रुपए वाला स्केच स्टूडेंट, इसी को प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए इसका उत्तर देखिए कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख लिखा, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1798 में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बता दिया है, और ये इनका बुक है एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि बहुविकल्पीय में ज़्यादातर पूछा जाएगा कि भैया ये पुस्तक किसकी है, और समाजशास्त्र में पूछे भी जाते हैं। हर एक 10 बहुविकल्पीय में 1 या 2 आपकी पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न जरूर होगा कि भैया इस पुस्तक का नाम बताओ, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोगों को सिर्फ मैं बात करूँ तो 30 नंबर स्टूडेंट, जब आप इसका आंसर दे देते हैं 10 प्रश्न का, तो 30 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न से कन्फर्म हो जाता है। तो अनुसूचित जनजाति की हमें 3 विशेषताएं बतानी है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12। अब ये देखिए, भारत में जनजाति की गैप जरूर रखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं तो शब्दों में गैप रखिए, थोड़ा दूर दूर लिखिए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और साफ दिखे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कितने अच्छे से राइटिंग से लिखा गया है और साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप एक एक अक्षर
पढ़ सकते हैं। तो भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। जब भी आप लिखिएगा, मान लीजिए कि पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप डायरेक्ट विशेषताएं यानी 1 नंबर डालकर इस तरह से नहीं लिखिएगा। इससे क्या है, एग्जामिनर भैया जान जाएगा कि बच्चे को लिखने का तरीका नहीं मालूम है कॉपी। ठीक है, तो इस तरह से आप जरूर लिखिएगा कि निम्नवत है, निम्नलिखित है या निम्न प्रकार से है, तो ये वाला हेडिंग जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहला विशेषताएं देखिए, सामान्य भूभाग। सामान्य भूभाग में देखिए कि एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। दूसरा है विस्तृत आकार, एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र के संकलन होता है, ये भी समझ में आ गया। तीसरा है सामान्य भाषा, एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने में, यहाँ पर देखिए, करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूँ स्टूडेंट। तो देखिए, हेडिंग मैंने ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो हेडिंग स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से लिखिए ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, और एग्जामिनर भैया यही सब देखता है, जिसके लिए पूरा नंबर देता है। ठीक है, तो विस्तृत आकार, और ये देखिए 1 2 3 करके स्टेप बाय स्टेप लिखा गया। शब्दों को थोड़ा दूर दूर लिखिएगा जैसा कि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। राइटिंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, राइटिंग जितनी अच्छी आपकी है उतना ही आपके बल्ले बल्ले है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये 12 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि 13 नंबर में बात करूं तो पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 13 में कि पूर्वग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। उदाहरण के रूप में देखिए कि एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्व गृहित हो सकता है। ठीक है, तो भैया देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको 3 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। और ये पेपर में स्टूडेंट में जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको इग्नोर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। और मैं सारे क्वेश्चन का आंसर पेपर में मैं लिख कर भी लेकर आया हूँ। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर दे दिया जाएगा स्टूडेंट, आप 3 विशेषताएं लिख दीजिए। नगरीय समाज यानी शहर वाली बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका भी उत्तर देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 14 मैंने लिख दिया है यहाँ पर। देखिए, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। फिर दूसरा है, नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, बहुत आत्म में यानी जो श्रम विभाजन है, यानी एक प्रकार से जो काम करने वाले लोग हैं, कोई यानी कहीं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से आते हैं काम करने वाले। तीसरा है, यहाँ विभिन्न प्रजातियां, क्षेत्रों, धर्मों एवं व्यवसायों को लोग रहते हैं। कहने का अर्थ यानी अन्य धर्म जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, ठीक है, कई सारे जो है जाति के लोग रहते हैं शहर में, नगर में। ठीक है, उनका अलग अलग व्यवसाय होता है, कोई अलग कार्य करता है, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई प्राइवेट, किसी का अपना धंधा है। ठीक है, तो ये लोग रहते हैं। तो ये 3 विशेषता है, 3 नंबर यहाँ पर आपको एग्जामिनर भैया दे देगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। संस्कृति का परिभाषित करना है हमें। ये देखिए उत्तर, बोगार्ट, यहाँ पे देखिए, बोगार्ट्स के अनुसार संस्कृति किसी समूह के कार्य करने तथा विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं। ठीक है, 25 शब्दों से क्या है, अधिकतम हो जाए, ज़्यादा अधिकतम नहीं होना चाहिए, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपको 3 नंबर पाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इससे भी छोटा छोटा यानी क्वेश्चन का जो आंसर होता है स्टूडेंट, यानी प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो बहुत छोटे में भी होता है। ठीक है, ये नहीं कि आपका जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, छोटा उसका आंसर है, तो आप उसको बना कर नहीं लिखना है, जो आंसर है वही लिखिए। ठीक है, अब जैसे अति लघुत्तरीय में भैया निर्देश में एग्जामिनर ने ही खुद ही बताया पेपर में कि आपको 25 शब्दों तक लिखना है। अब इसको आप 50 या 100 शब्दों में लिखने मत जाइएगा, क्योंकि इसके लिए निर्धारित अंक जो है कन्फर्म होता है कि जो हर एक सब्जेक्ट में, और देखिए हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, और एग्जामिनर भैया जब कंफर्म कर दिया तो हर एक बच्चे के लिए लागू होता है, आप केवल अकेले नहीं हो। तो इसमें जितना पूछा गया उतना ही लिखिए। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इसको कॉपी में कैसे लिखना है यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या 16।
जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं। यानी जो राजनीतिक दल है भैया वो अपने अपने प्रत्याशी क्या है भैया चुनाव में उतारते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या तो ये अब आपका हो गया। यानी जहाँ पर देखिए एक एक लाइनों का जरूर गैप लिखिए जो प्रश्नोत्तर संख्या लिखने में, ठीक है, और हर एक पेज में, ठीक है, राइटिंग से लिखिए, ठीक है, गंदगी मत कीजिएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कोई वर्ड जो आपका कोई शब्द गलत हो जाता है तो उसको गोच देते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है पेपर में, ठीक है। कोई भी गलत हो जाए वर्ड तो इस तरह से एक लाइन को खींच दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे का एक शब्द गलत हो गया है। अब आप जब घोंच देंगे तो वो दिखने में बहुत भद्दा लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं घोंच दूँ इस पेपर कॉपी में तो दिखने में आप लोगों को वहीं पर यानी आपका ज़्यादा सारा फोकस आंसर यानी प्रश्नों को उत्तर देखने में नहीं जाएगा, सारा फोकस आपका उसी पे लगा रहेगा। तो एग्जामिनर का भी सारा फोकस वहीं पर आ जाएगा जब आप लोग उसको घोंच देंगे। कोई भी वर्ड गलत हो जाता है तो उसको लिख दीजिए और कॉपी में आप गंदगी भी मत बचाइएगा, ठीक है। आप लोग साफ तथा सुथरा लिखिए, ठीक है, उसमें क्या है धब्बा वब्बा ना पड़ना चाहिए, ये एग्जामिनर देखता है। राइटिंग से लिखिए, क्लियर लिखिए, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इस तरह से लिखिए। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए प्रमुख बदलाव बताइए। तो स्वतंत्रता यानी हमें 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और इस समय जो भारतीय ग्रामीण समाज में आए बदलाव हैं उनके बारे में चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बदलाव निम्नवत है, यानी ये बदलाव क्या है भैया 3 प्रकार के मैंने पॉइंट के थ्रू समझाया है। सबसे पहला है गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी। दूसरा है भुगतान में सामान अनाज के स्थान पर नगद भुगतान। पहले क्या होता था अनाज के स्थान पर कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब अनाज हम देते हैं तो हमें क्या है राशि यानी धन दे दिया जाता है, पैसे दे दिया जाता है। तीसरा है मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय। पहले क्या होता था भैया मुक्त दिहाड़ी यानी फ्री में काम करवा लिया जाता था लेकिन उसका पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको काम भी मिलेगा और उसका पैसा भी मिलेगा। जब आप काम करोगे तो आपका मेहनताना यानी पैसा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। यहाँ पर 3 विशेषताएं बतानी जिसके लिए भैया आपको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। पूरा पेपर वायरल पेपर है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। और मैं जो है चाहे सोशियोलॉजी हो आपका या जियोग्राफी हो या आपका सिविक्स हो, ठीक है, जो भी आपके आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है या हिंदी हो, मैं सभी की पूर्ण रूप से चैनल पर तैयारी कराता हूँ। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और आपको जो भी सब्जेक्ट की पूरी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, जो कि हर एक सब्जेक्ट का मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें आपको A to Z जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी आपकी तैयारी यानी 2025 की तैयारी के लिए पूरा पर्याप्त वीडियो है। आप लोग 2024 का भी वीडियो देख सकते हो, क्या है क्योंकि सिलेबस जो है चेंज नहीं हुआ है तो 2024 वाला 2025 में कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए 2024 और 2025 दोनों मिलाकर देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। आप भी ला सकते हैं 95%। कमजोर स्टूडेंट हो तो 95% आप भी ला सकते हो, क्योंकि पॉसिबल शब्द में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इम्पॉसिबल शब्द में भी पॉसिबल छिपा होता है। इनको हटा दीजिए, पॉसिबल सारा है, ठीक है। तो 95% आप भी ला सकते हो। तो औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं चलिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 18 है। औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला देखिए इसमें ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है, ये भी सही है। दूसरा है इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तीसरा है ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है, ये भी सही है। तो ये राइट आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें भी 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। इतना आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। और भी चलिए देख लेता हूँ, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन कराऊंगा चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है। तो भैया देखिए यहाँ पर उदारीकरण जो शब्द है, ठीक है, इसका हमें परिभाषा बताना पड़ेगा। बेसिकली तात्पर्य कह लीजिए या आपका परिभाषा या इसका आशय क्या है, ये सभी एक ही होता है। यानी प्रश्नों का टाइप एक होता है लेकिन क्वेश्चन जो एग्जामिनर भैया घुमा देता है। अब इसका आंसर देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 19 में कि उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीतियां कहा जाता है। यानी ये जो परिवर्तन है भैया इनको उदारीकरण की नीतियां
कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, तो इस तरह से आप लोग जो पॉइंट आपको हाईलाइट करने के लायक लगे उसको आप हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर का भैया फोकस वहाँ पर जाए और वो देखे कि भैया सही बच्चे ने अच्छे से लिखा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 पॉइंट एग्जामिनर देखता है, राइटिंग, लिखने का तरीका, ठीक है, और आपने क्वेश्चन के आंसर को अपने शब्दों में किस तरह से प्रेजेंट किया है, ये एग्जामिनर देखकर भैया काफ़ी इंप्रेस होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 20 में कि भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम इस प्रकार है। सबसे पहला है बिश्नोई आंदोलन, दूसरा है चिपको आंदोलन, तीसरा है अपिक्को आंदोलन, चौथा है साइलेंट घाटी आंदोलन, पांचवा है जंगल बचाओ आंदोलन, 6 है नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा 7वां है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। ये 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर था, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो टोटल स्टूडेंट जो हमारा यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो टोटल जो हमारा 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो टोटल आपके पेपर में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 6 प्रश्न जो होते हैं, हर एक प्रश्न 6-6 नंबर का होता है। यानी जब आप 50 शब्दों में एक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो आपको 6 नंबर भैया एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो छकाओ के 36 नंबर आपका यहाँ पर भी कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, तो छकाओ 36 नंबर यहाँ पर भी आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं और इसके प्रश्नों को कैसे कॉपी में लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर को वो भी देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख करना है, 6 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले मैंने एक संकेत लिख दिया है यहाँ पर स्टूडेंट, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि एग्जामिनर का भैया पता चल जाए कि हाँ ये संकेत और लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, ताकि हमें जो 6 में से 6 नंबर है वो पूरा एग्जामिनर दे सके, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 है और इसका जो है कृषक समाज की विशेषताएं बतानी है। तो देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला विशेषताएं जो है, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोत कर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। दूसरा है कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरा है आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से विभिन्नता लिए हुए होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 21 नंबर की कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, मैंने इसका आंसर दे दिया है स्टूडेंट। आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। 50 शब्दों में लिखना था, हमने उससे क्या है उससे 10-15 शब्द ऊपर ही लिखा है, नीचे नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिए कि एग्जामिनर भैया संतुष्ट हो जाए। और जो एग्जामिनर का निर्देश था कि 50 शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपको भैया यही मैं बात करूं लघु उत्तरीय प्रश्न में ही आप बात जाओगे 100 से 150 शब्दों में लिखने लगोगे तो आपको मिलना तो 6 नंबर तय है, क्योंकि वो कंफर्म होता है। तो आपको एग्जामिनर भैया उससे ऊपर नंबर नहीं देगा। तो जितना लिखा गया उतना ही लिखिए, और भी सारे क्वेश्चन जो बचते हैं ठीक है उसको भी आप अटेंड कर पाओगे जब आप जितना पूछा गया उतना ही आंसर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और हमें जो हरित क्रांति के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव है उन्हीं का वर्णन हमें करना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 देखिए, ये देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है। डंडी को आप हर एक पेज में खींच लीजिएगा और जब भी आप लिखिएगा स्टूडेंट, मैं जैसा कि मैंने बताया राइटिंग से लिखिए और गैप रखिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा गैप जरूर रखिए, सटाकर मत लिखिएगा शब्दों को। तो हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त ये क्रांति आर्थिक उत्पादकता वाले, ठीक है इसमें और है देखिए आर्थिक उत्पादकता वाले, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ स्टूडेंट, ज़्यादा हो गया। हाँ ये देखिए, अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थे। इस प्रकार हरित क्रांति का प्रथम चरण 1960 तथा 1970 के दशकों में नई तकनीक के लागू होने से ग्रामीण समाज में असमानताओं, यहाँ पर देखिए असमानताएं बढ़ने का आभास हुआ। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थी। ठीक है, तो इतना लिख दिया भैया। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। जो 22 नंबर क्वेश्चन था उसका भी आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए।
ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। 50 शब्दों में भी आंसर लिखना होता है और दिखने में जितना आपको आसान लग रहा होगा इतना आसान नहीं है। आपको 3 घंटा एक प्रकार से कब निकल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉपी अच्छे से लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ठीक है वो 3 घंटा आपके लिए कम पढ़ना लगेगा कि भैया बहुत ही कम समय हमें और समय दिया जाता है तो और भी अच्छे से लिख पाते। तो आप उसके लिए क्या घर पर भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। 3 घंटे का टाइमर लगा दीजिए और मैं जो मॉडल पेपर देखता हूँ उसको आप मोबाइल से देखकर उसके बताए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और 3 घंटे समझ लीजिए कि पेपर है। तो इससे आपका एक हैबिट बन जाएगा और जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे स्टूडेंट, तो आपका जो 3 घंटा स्टूडेंट उसमें आप बहुत ही अच्छा और बेहतरीन पेपर लिख कर आओगे कॉपी में। 23 नंबर जो क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए, तो उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 23। जाति व्यवस्था के लक्षण निम्नवत है। सबसे पहला है जन्म आधारित जाति व्यवस्था। जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। दूसरा है विवाह संबंधी कठोर नियम। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति एक समूह सजातीय होती है। तीसरा है उप विभाजन का नियम। जातियों में आपसी उप विभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उप जातियां भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो 23 नंबर क्वेश्चन था ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत में हुए जो भूमि सुधार है इनके महत्व का भैया में चर्चा करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए डंडी खींच लीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिएगा, आंसर एक शब्द यानी जब प्रश्नोत्तर लिखिएगा तो एक लाइनों का गैप करके तब आप लिखिएगा आंसर। पूर्व आप देखिए पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत की कृषि संरचना में स्थानीय राजा या जमींदार भूमि पर नियंत्रण रखते थे। औपनिवेशिक काल में भी इन स्थानीय जमींदारों द्वारा ही काम चलाया गया। जमींदारी व्यवस्था होने के कारण कृषि उत्पादन कम होने लगा। बहुत से क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी। इसमें कृषक ही कर चुकाता था, यानी इसमें जो कृषक होता था वो कर चुकाता था। तो ये भी आपका हो गया। आप वीडियो रोक कर भी स्टूडेंट इसका आंसर कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और समझ लीजिएगा वीडियो रोक कर भी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश उपनिवेश काल, ठीक है, उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। ठीक है, हमें 2-2 नंबर दे दिया जाएगा, 3 समाज सुधारक के बारे में बता देंगे। तो ये देखिए 19वीं सदी में हुए, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबंधित है। सबसे पहला है राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया। दूसरा है यहाँ पर देखिए रानडे हो जा चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप हटा दे रानडे। ठीक है, रानडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्टल ऑफ, यहाँ पर देखिए द हिंदू लॉ। ठीक है, दूसरा है हिंदू लॉ, देखिए जिसमें, ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का नियम के अनुसार बताया, यानी भैया विधवाओं का पुनर्विवाह भी होना चाहिए, जो विधवा हो चुकी है उनका भी विवाह होना चाहिए। तीसरा है सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता यानी यहाँ पर देखिए इजातिहाद का उल्लेख किया। तो ये जो हमें बताना था भैया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं दिखा दूं आपको। देखिए कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए, मैंने बता दिया 3 समाज सुधारक। अगला क्वेश्चन है जो कि आखिरी है 26 नंबर की, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, लघु उत्तरीय का आखिरी क्वेश्चन है 26 नंबर। तो अन्य पिछड़े वर्गों की हमें समस्याएं बतानी, इनकी प्रॉब्लम्स को बतानी है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 है। देखिए भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार है। सबसे पहला है उच्च जातियों पर निर्भरता। शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग उन्नत हैं वे ऊंची जातियों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, नहीं रहते, लेकिन निम्न स्थिति के पिछड़े वर्ग जो गांव में जीवन यापन करते हैं। दूसरा भैया बटाईदारी की समस्या। देखिए बटाईदारी की समस्या क्या है कि अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकतर किसान सीमांत व लघु कृषक हैं। उनके प्रयास कृषि करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, यानी उनके पास जो भैया कृषि करने के लिए जो पर्याप्त जमीन होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। तीसरा है अंतःक्रिया का अभाव। चौथा है स्वस्थ और पोषण। तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 50 शब्दों में पूछा गया था तो मैंने उतना ही प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एग्जामिनर 6 नंबर देगा, कोई भी नंबर नहीं कट करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं हेडिंग भी अच्छे से लिखा है,
प्रश्नों का उत्तर भी मैंने सही से लिखा है, राइटिंग से लिखा है, शब्दों में गैप भी रखा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए स्टूडेंट कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है स्टूडेंट के पेपर में आपका 3 प्रश्न होता है। ठीक है, हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। हर एक प्रश्न के लिए हमें 8-8 नंबर दिया जाएगा। कितने शब्दों में लिखना होता है? 150 शब्दों में। ठीक है, 150 शब्दों में एक प्रश्न के यानी एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, में दिखा दूं, ये देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आप प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे उसी को आप कॉपी में लिखेंगे। जैसे कि मुझे 27 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर पता है कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए जो प्रमुख प्रयास हैं इसका विस्तृत हमें वर्णन करना है। ठीक है, 150 शब्दों में लिख देना और हमें एग्जामिनर 8 नंबर दे देगा। तो चलिए इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने संकेत के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिख दिया है ताकि एग्जामिनर जो है भैया यहाँ पर हमें 8 नंबर पूरा दे सके। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर लिखा है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 27 में इसका उत्तर देख लेते हैं कि आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति को लेकर 19वीं शताब्दी में मध्यवर्गीय सामाजिक आंदोलनों का विकास हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव सभी प्रदेशों में एक समान नहीं था। इस दौरान आधुनिक पश्चिमी लोकतांत्रिक आदर्शों तथा भारत के प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व करने यहाँ पर देखिए गर्व करने से प्रभावित थे। कई सुधारकों ने इन दोनों विचारों को यहाँ पर देखिए आत्मसात किया था। उदाहरण के तौर पर बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए अभियान चलाया। ठीक है, और बम्बई में यहाँ पर देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी में हरगोबिंद रानडे यहाँ पर देखिए रानडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में। और ज्योतिबा फूले ने जातीय तथा लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म के भीतर सामाजिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है, इसमें और है देखिए समाज धर्म तथा स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों को यहाँ पर देखिए प्रयत्नों को सामाजिक सुधार का केंद्र बिंदु कहा गया। उन्होंने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इससे पूर्व उन्होंने समाज में स्त्रियों को पति की चिता पर जलाए जाने की प्रथा यानी सती प्रथा का भी विरोध किया और उनको रोकने तथा स्त्री संबंधी मुद्दों पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय के विचारों में पश्चिमी तर्कवाद और भारतीय परंपरा का सुंदर मिश्रण था। ये उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के संदर्भ में देखा जा सकता था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट 1.5 पेजों में मैं बात करूं समाज शास्त्र का जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसका आप लोग आंसर 1.5 पेजों में लिख दोगे। ठीक है, तो 8 नंबर का वो पर्याप्त माना जाएगा। क्योंकि जो मैं कॉपी लेकर आया हूं इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1.5 पेजों में थोड़ा ही लमसम में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों का गैप यानी 8 लाइन बचते हैं। लेकिन पेपर जो होता है बोर्ड की कॉपी जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो उसमें आप 1.5 पेज का लिख देंगे तो 8 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है मैं बात करूं जैसे जो यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या शब्दों में गैप रखिए और आप दूर से देख सकते हैं राइटिंग से लिखा है। ठीक है, राइटिंग जैसे मैं बार बार इस वीडियो में राइटिंग की ही बात कर रहा हूँ तो राइटिंग सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। बच्चा चाहे जितना पढ़ने में धुरंधर है उसको सारे प्रश्नों का उत्तर आता है लेकिन उसकी राइटिंग नहीं है तो एक प्रकार से उसका काफ़ी नंबर कटेगा। और बच्चा नॉर्मल है जिसको सारे प्रश्नों का आंसर नहीं आता है वो बनाकर भी लिख सकते हैं और राइटिंग से लिख सकता है, उसको कॉपी लिखने का तरीका मालूम है तो उसका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, कोई चिंता नहीं है, बस आप लोगों की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आप घर पर भी अच्छी सी राइटिंग सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र, यहाँ पर देखिए एक यंत्र के रूप में प्रस्तुत होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको भी कर सकते हैं, 8 नंबर आपको दिया जाएगा। या अथवा करके स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप ये वाला कर सकते हैं कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। दोनों में से जो भी आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं वो कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन किया कि भारत में दहेज प्रथा के कारण और परिणामों की व्याख्या की है। चलिए उसको भी दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है ये देखिए
ठीक है, देख सकते हैं ना। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा, यानी जब भी आप लिखिएगा स्टूडेंट तो आप अथवा जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भैया बच्चे ने अथवा वाला प्रश्न को किया है। ठीक है, इसके लिए आप संकेत, इसको हम छोटा सा कहते हैं कि संकेत। ठीक है, तो दहेज प्रथा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण सबसे पहले हम देखेंगे, निम्नलिखित है। सबसे पहला है अनुलोम विवाह। अब ये होता है पॉइंट के हिसाब से प्रश्नों का आंसर को देना। ठीक है, और भैया यहीं पर भैया एग्जामिनर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कॉपी लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इससे 20 से 30 नंबर जो आपका बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जामिनर खुश होकर देता है। तो अनुलोम विवाह में देखिए, अनुलोम विवाह के चलन से उच्च कुल के लड़कों की मांग बढ़ती गई। उच्च कुल के लड़कों के पिता ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी धनराशियों की मांग करने लगे। इस प्रकार इस प्रथा का जन्म हुआ, अनुलोम विवाह का। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है अंता विवाह। अंता विवाह के नियम के कारण किसी भी कन्या का विवाह उसी की जाति अथवा उपजाति के पुरुष से होना आवश्यक था, ये भी हो गया। तीसरा है संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का शोषण, यानी स्मृत काल तक स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। संयुक्त परिवारों में नववधुओं को प्रताड़ित किया जाता था। संयुक्त परिवार वो था बेसिकली जिसमें क्या, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी हैं, ठीक है, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हुए, फिर मेरे बच्चे की भी बच्चे हुए, तो एक प्रकार से वो संयुक्त परिवार होता है जिसमें कि दो तीन जो पीढ़ियाँ होती हैं वो उसी में निवास करती है। ठीक है, तो ये संयुक्त परिवारों की स्त्रियों का शोषण था। ठीक है, चौथा है महंगी शिक्षा प्रणाली। माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा, प्रौद्योगिकी शिक्षा आदि के लिए बहुत अधिक व्यय करते थे। ठीक है, तो ये महंगी शिक्षा प्रणाली हो गई। 4 पॉइंट इसमें मैंने बताया है इसके कारण, दहेज प्रथा के कारण को। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए पॉइंट के थ्रू आप लोग लिखिएगा। ठीक है, और जब भी लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप हेडिंग से पॉइंट के थ्रू लिखिएगा, समझाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रमुख कारण। अब चलिए देख लेते हैं इसके परिणाम। ठीक है, यहाँ पर देखिए दहेज प्रथा के, देखिए क्या है, थोड़ा स्टूडेंट में इसको सही कर दूँ। ठीक है, कॉपी को ये देखिए दहेज प्रथा के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है पारिवारिक संघर्ष। अब इसमें परिणाम की बात हो रही है, मैंने कारण बता दिया, परिणाम की बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहला है पारिवारिक संघर्ष। दहेज प्रथा अनेक पारिवारिक संघर्षों एवं तनावों को जन्म देती है। दहेज कम मिलने पर नववधु को तरह तरह के कष्ट दिए जाते हैं, यानी जो दहेज कम मिलने पर जो नववधु यानी जिसकी शादी हो जाती है स्त्री की, ठीक है, उसको तरह तरह के कष्ट दिए जाते हैं। दूसरा है निम्न जीवन स्तर। दहेज के कारण अनेक परिवारों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। ठीक है, यानी जिनकी स्थिति भैया दहेज दे देंगे, जिनकी स्थिति मान लीजिए कि उनके पास 4 लाख की संपत्ति, उसमें क्या है शादी करेंगे और इनकी स्थिति क्या है गिर जाती है। जब वो भैया दहेज दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, उनकी स्थिति वैसे ही गिर जाएंगी क्योंकि पहले से वो गरीब थे। तीसरा है बाल विवाह को प्रोत्साहन। दहेज प्रथा बाल विवाह को प्रोत्साहन देती है। इसका कारण यह है कि बाल विवाह में अधिक दहेज की मांग नहीं की जाती भैया। ठीक है, और चौथा है अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि। दहेज प्रथा के कारण अनेक लड़कियां अविवाहित ही रह जाती हैं। अनेक ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विवाह नहीं हो पाता, जिनकी भैया एक प्रकार से वो विवाह के बंधन में नहीं बन पाती। तो ये भैया 4 पॉइंट हैं जो कि परिणाम को, दहेज प्रथा के परिणाम को बताते हैं, और 4 पॉइंट ही उनके कारण को बताते हैं। तो मैंने बता दिया भैया आपको कितना नंबर, जैसा कि मैंने बात किया था कि आपको 8 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके लिए 8 नंबर दिया जाएगा। अथवा करके आप दिव्यांगों की संघर्ष की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपके विस्तृत उत्तरीय में दिया जाता है। करना आपको केवल 3 ही है। ठीक है, 150 शब्दों में आपको इसका आंसर दे देना है स्टूडेंट। ठीक है, और आपको 8 का 8 16 8 3 24 नंबर आपको विस्तृत उत्तरीय में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपका 24 तो इसमें हो गया। ठीक है, उसके बाद में कितना हो जाता है आपका, जो एक प्रकार से देखा जाए तो 30 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय में, 10 नंबर आपको बहुविकल्पीय में, और आपको स्टूडेंट जो कि 36 नंबर किस में मिल जाता है, आपका 36 नंबर मिल जाता है स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए 6 4 10 के 0, आखिरी लाइन 1 2 1 3 2 5 6 6 3 9 1 10, टोटल आपका 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, तो इसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए
प्रश्नोत्तर संख्या 29 है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैं अथवा वाला कर लेता तो वहाँ पर मैं अथवा लिख देता, लेकिन मैंने नातेदारी वाला ही किया है, तो इसका भी आंसर देख देते हैं। तो नातेदारी से अभिप्राय 29 नंबर क्वेश्चन है कि नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्याख्या से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित हैं। रॉबिन्स फॉक्स के अनुसार नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात, यहाँ पे देखिए, मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। ठीक है, ये एक प्रकार से नातेदारी का परिभाषा हो गया। अब नातेदारी के प्रकार देख लीजिए कि नातेदारी के दो प्रकार होती है। सबसे पहला है समरकतीय, देखिए समरकतीय नातेदारी। रक्त संबंधों को व्यक्त करने के लिए समरकर्तता का प्रयोग किया जाता है। वे संबंध जो समरकतीय संबंध है, भाई बहन, चाचा ताऊ भतीजा आदि समरकतीय संबंध में आते हैं। दूसरा है वैवाहिक नातेदारी। विवाह के बंधन, देखिए विवाह के बंधन आधारित संबंधों को वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। विवाह से केवल वर या वधू के, ठीक है, विवाह से जो केवल भैया वर या वधू के, इसमें और है, वधू के संबंध नहीं होते, अपितु वर या कन्या के परिवार के अन्य सदस्यों से भी संबंध स्थापित होते हैं, जैसे बहनोई, जीजा, साढ़ू, देवरानी, जेठानी आदि आते हैं। ठीक है, तो ये भी जो हमारा भैया क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको बता दिया है। और मैं बात करूँ तो पूरा पेपर आप लोगों का ये सॉल्व हो चुका है। समाजशास्त्र का पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, और ये पूरा पेपर सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों का 8 मार्च को पेपर होने वाला है। ऑल द बेस्ट, अच्छी से तैयारी कीजिए। और मैं जितने भी अभी भी वीडियो लेकर आता हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, तैयारी आपकी बेहतरीन होगी। और मैं कॉपी लिखने का तरीका भी आपको बता दिया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं और ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए तो चैनल को भी अभी से अभी क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 ही सेकंड लगेगा स्टूडेंट, कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। ठीक है, और आप लोग स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं या कोई भी आपके डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है शिवम स्टडी नॉलेज, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF और आप हमसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।